म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अपने लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए काफ़ी सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुन सकें। इस टॉपिक को हम 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, उसके बाद हर म्यूचुअल फंड के एक टाइप में कई सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस होंगे। तो उस टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड जैसा कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो पैसा आप लगाते हैं, ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी शेयर्स में ही होता है। इसकी 3 सब कैटेगरीज होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, जो कि सेबी ने बता रखा है कि कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके स्मॉल कैप में आएंगे, कौन से मिड कैप में आएंगे और कौन से लार्ज कैप में आते हैं। देखिए, इनका कैप जो डिसाइड होता है वो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कैसे निकलता है, आई होप आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं किसी कंपनी के, उनको अगर आप उसकी शेयर प्राइस से इंटू कर देते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू निकलती है वो होती है आपकी मार्केट कैप। ठीक है। अब जो सेबी ने डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी जो कंपनी है जिसके शेयर्स में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर उस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ तक है, अप टू 5,000 करोड़, तो उसको स्मॉल कैप में क्लासीफाई किया जाता है। अगर वहीं ये लिमिट 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की अगर वैल्यूएशन है, किसी कंपनी की मार्केट कैप है, तो उसे मिड कैप बोलते हैं। और अगर 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे हम लार्ज कैप में क्लासीफाई करते हैं। देखिए, बेसिकली इसका पर्पस यही है कि लार्ज कैप का मतलब बड़ी कंपनियां हैं, और मिड कैप का मतलब जो कंपनियां एवरेज है, और स्मॉल कैप जो बहुत ही छोटी कंपनियां होती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप के अंदर जो कंपनियां होती है, जनरली आपने सभी ने उनके नाम सुने होंगे, जैसे कि रिलायंस की कंपनी हो गई, टाटा कंपनीज हो गई। बेसिकली जो निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज आती है वो सभी लगभग लार्ज कैप की कंपनीज होती है। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है, जब सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है तो यहाँ पे रिस्क जो है कंपैरेटिवली बाकी सभी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब बेसिकली इतना है कि यहाँ पे जो रिटर्न है आपकी वो फिक्स्ड होती है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें पैसा लगाया जाता है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपके टी बिल्स हो गए, आपके कॉल मनी, शॉर्ट मनी, जिसमें आपके कॉल मनी, नोटिस मनी, जो इंटर बैंक के ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सही रहता है जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि देखिए यूनिवर्सल नियम तो यही कहता है कि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिटर्न्स जो है फिक्स है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है बेसिकली कम होता है। रिस्क कम होने की वजह से यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। यहाँ पे रिटर्न्स होंगे वो कम होते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क भी लेना चाहते हैं, उनको रिवॉर्ड भी चाहिए लेकिन रिस्क भी कम चाहिए, तो उनके लिए होता है बैलेंस म्यूचुअल फंड्स। बैलेंस म्यूचुअल फंड्स में डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है, जहाँ पे अलग अलग रेशियो चलता है। 50-50 आप बोल सकते हैं, या 60-40 का रेशियो चलता है, लेकिन जनरली आप जो देखें वो 60-40 का ही रेशियो इसमें चलता है। 60-40 मतलब 60 इक्विटी और 40 डेट का रेशियो जनरली यहाँ पे चलता है। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा जो है इक्विटी डोमिनेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इनमें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उनसे रिस्क थोड़ा इसमें कम इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस लेकर चलें, थोड़ा रिस्क और थोड़ा अच्छा रिटर्न आप देखना चाहते हैं, तो बैलेंस म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स जिनके बेसिस पर आपको म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। एज मैंने क्यों लिखा है कि देखिए, अगर आपकी एज थोड़ी कम होती है, अगर आप 20-22 साल के अगर आपकी एज होती है, तो यहाँ पे आपके पास कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है थोड़ी कम होती है, इसलिए आप थोड़ा सा अग्रेसिव यहाँ पे जा सकते हैं और थोड़ा सा रिस्की ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अक्सर लोग थोड़े सेफर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उनके रिटर्न्स जो है थोड़े फिक्स होते हैं। तो एज एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पर
हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपका पर्पस है। पर्पस से मेरा मतलब है कि आप क्या अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करूं ताकि लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छी रिटर्न्स मिले, एक बड़ा पोर्टफोलियो में बनाऊं, तो उसके लिए आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परफेक्ट रहता है। लेकिन वहीं आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के अंदर एक सेफ पोर्टफोलियो बनाऊं ताकि एक फिक्स टाइम के बाद मुझे फिक्स इतना पैसा तो कम से कम मिले ही, तो आप बैलेंस फंड या डेट फंड में भी जा सकते हैं। उसके बाद है आपके इनकम एक्सपेंस रेशियो। देखिए, आप जितनी इनकम कमा रहे हैं उसमें से कितने आपके एक्सपेंसेस है, उसके बाद जो बचेगा उसको आप सेविंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। और जनरली मेरा मानना है कि 10 to 20% जो आपकी टोटल इनकम है, ध्यान रखिए, इनकम का 10 to 20% कम से कम आपको अच्छे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अदरवाइज जो आप पैसा कमा रहे हो बेसिकली आप सिर्फ खर्च करने के लिए ही कमा रहे होंगे, या फिर उसको इन्फ्लेशन को टेक ओवर करने के लिए ही कमा रहे होंगे। दैट्स इट। आप जो पैसा कमा रहे हैं आपको उसे अपने लिए और कमाते हुए यूज करना चाहिए, तभी उस पैसे का एक्चुअल में आप मतलब सही से निकाल पाएंगे। इसलिए आपको आपकी इनकम एक्सपेंस रेशियो को भी समझना होगा। तो आप अपने इनकम एक्सपेंस रेशियो के बेसिस के ऊपर भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलरिटी ऑफ इनकम। रेगुलरिटी ऑफ इनकम क्यों जरूरी हो जाती है कि अगर देखिए आपकी इनकम रेगुलर है और अगर आपने एसआईपी ले रखी है तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना होता है। जनरली लोग मंथली अगर एसआईपी लेते हैं तो ऐसे केस में कई बार रेगुलरिटी ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से आप एसआईपी को स्किप कर देते हैं, और एक दो बार अगर आपने एसआईपी स्किप की तो हो सकता है आप आगे भी कई बार उसको स्किप कर दें। और अगर हम एसआईपीज लगाते हैं तो जनरली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारा थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। और अगर आपको एसआईपी का असली में एज लेना है तो आपको एसआईपीज को रेगुलर रखना चाहिए, ताकि आप मार्केट के डिप में और मार्केट के एवरेज में और हाई में भी आप क्या करें, एक बराबर इन्वेस्टमेंट करें, जिसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल बाइंग कॉस्ट होगी, एवरेज बाइंग जो कॉस्ट होगी, वो आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, एक ही बार इन्वेस्ट करें, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। हालांकि उसके लिए भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको समझने होते हैं, लेकिन एसआईपी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कंपैरेटिवली। जनरली लोग एसआईपी ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ले रखे हैं जो कि मान लीजिए रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड ऐसे लेने चाहिए जहाँ पे थोड़ा सेफर ऑप्शन आपको मिले। अगर आपने पहले से ही सेफर ऑप्शन ले रखे हैं तो आप थोड़ा सा इक्विटी ओरिएंटेड या फिर बैलेंस म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हैं, यानी थोड़ा रिस्क एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर जब भी आप एक म्यूचुअल फंड चूज करें। अब देखिए, मैंने जो यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड की बात की, इक्विटी ओरिएंटेड, बैलेंस म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, अब इन सभी के अंदर भी मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो उन्हें कैसे चूज करना है, ये सेकंड वीडियो का पार्ट है, इसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।